दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल K2S की टू सक्सेस अकेडमी में। हमने अपना मैग्नेट वाले चैप्टर वन शॉट में कवर कर लिया था। आज हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। काफी मजेदार से क्वेश्चंस है जिसको आज बहुत सारे क्वेश्चन आज हम जम के प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपने लेक्चर देख लिया होगा, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मस्त अच्छे अच्छे एग्जांपल के साथ समझाई थी। तो उम्मीद है आप अच्छे से पूरा लेक्चर देखा होगा, समझा होगा। तो आइए आज अटेम्प्ट करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारे चैप्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, और थोड़ा जो बेसिक्स हैं जो क्वेश्चन के साथ आएगा वो भी बताते हुए चलेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी देखना, कहीं जाना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following statement is true regarding a magnetic field? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, ट्रू है मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से? तो आइए रीड करते हैं बारी बारी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द साउथ पोल एंड टर्मिनेट एट द नॉर्थ पोल। नहीं, ये तो गलत हो गया कि अब साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल पे खत्म होती है, कुछ ऐसा है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कंटिन्यूस लूप बनाती है, ना ही वो कभी स्टार्ट होती है ना ही वो कभी खत्म होती है। बस वो दिखता है कि चली गई। अगर आप बाहर की तरफ से देखिए, जो बाहर का एरिया है वहां देखिए, तो आपको देखने में लगेगा कि वो यहाँ से निकल लिया साउथ पोल से और नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर कर रही है, कुछ इस तरीके से। पर वो कंटिन्यूस लूप्स बनाती है हमेशा। तो ये तो हो जाएगा आपको गलत। ऑप्शन बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, एकदम करेक्ट ऑप्शन है ये। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, आइए उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। जैसे हमने बताया था कि हमारी जो प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक फील्ड की, तो जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं, इस पॉइंट पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे। वो टेंजेंट की डायरेक्शन जिस तरफ होती थी वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती थी। तो अगर टेंजेंट इस साइड है तो यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो डायरेक्शन इधर दिखाएगी, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर से इस साइड पर। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है। पर अगर मानो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर देती हैं, इन केस में अगर ये इंटरसेक्ट कर देंगी, तो इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे समझ आएगा। इस पॉइंट पे इस वाली लाइन के हिसाब से इस पॉइंट पे टेंजेंट आपका इस साइड ड्रॉ होगा, ठीक है। और जो आपका ये वाली लाइन है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की टेंजेंट अगर इसी पॉइंट पे देखी जाए तो इस साइड को ड्रॉ होगी। तो एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट टेंजेंट आ सकते हैं, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, एक बार में एक ही तरफ डायरेक्शन। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसकी दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the unit of magnetic field strength? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? तो आइए देखते हैं। क्या हमारी एम्पेयर होती है? नहीं। एम्पेयर किस चीज की होती है? एम्पेयर हमारी इलेक्ट्रिक करंट की होती है। क्या हमारी वोल्ट होती है? नहीं। वोल्ट हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। ओम होती है? नहीं, ये हमारे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला। अभी टेस्ला यूनिट क्यों रखी गई? आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसको डिस्कवर तो आपके बायोट सावर्ट जी ने करा था, उसकी पूरी रिसर्च ये सारी चीजें उन्होंने करी थी। पर मेन जो इसको आगे बढ़ाया था, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको अच्छे से जो संभाला था, इसको और इनोवेट करा था और ज्यादा और बढ़ाया था, लोगों तक पहुंचाया था, जो हमारे खोज को एक तरीके से एक ऊंचाई छुआई थी, वो हमारे टेस्ला जी थे, जिनका पूरा नाम निकोला टेस्ला था, जिनकी फोटो यहाँ गिवन है, आप देख सकते हो। ये हमारे रिस्पेक्टेड हमारे धुरंधर जी है जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A current carrying wire is placed in uniform magnetic field. In which orientation will the wire experience the maximum magnetic force? मैग्नेटिक फोर्स का हमने कॉन्सेप्ट कैसे समझा था कि जैसे मानो आपकी एक रॉड है, यहां रखी हुई है, ये आपकी एक रॉड है और यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे ऐसे जा रही है ना, तो जितनी ज्यादा इस रॉड से होकर गुजरेंगी उतना ज्यादा इसमें से क्या होगा कि फोर्स लगेगा। जितनी ज्यादा इसकी फील्ड लेंथ, हमने एग्जांपल कैसे समझा था कि मानते हैं जैसे ये रोप है, ऐसे तीन डिफरेंट लोग इस रोप को खींच रहे हैं। एक ब्लॉक है जो यहां ऐसे रखा हुआ है, अभी वो तीनों रस्सी के कांटेक्ट में है, इतनी साइज का ब्लॉक है। अगर तीनों के कांटेक्ट में है, तीनों में कांटेक्ट होने की वजह से तीन लोग फोर्स लगा पा रहे हैं, तो तीनों इसको इस डायरेक्शन में खींच पा रहे हैं, तो ये ज्यादा जल्दी खींचेगी, ज्यादा फोर्स लग पाएगी। अगर इसी ब्लॉक को मैं उठा के आगे ले आऊं, थोड़ा आगे ले आया, तो अब ये इसके कांटेक्ट से हट गई, इन्हीं दो रोप्स के कांटेक्ट में रह गए। अब दो ही लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो यानी कि जो पहले तीन लोगों की ताकत थी वो कम होकर दो की हो गई है।
तो जितनी ज्यादा ऐसी फील्ड लाइंस गुजरेंगी उतनी ज्यादा ही आपकी जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो लगेगी। तो सबसे ज्यादा फील्ड लाइन कब गुजरेंगी? जब एकदम, जैसे कि अगर रॉड को मैं ऐसे एंगल में रख देता हूं तो क्या इससे ज्यादा गुजरेगी, या फिर अगर मैं स्ट्रेट ऐसे रख देता हूं तब ज्यादा गुजरेगी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि जब ये परपेंडिकुलर होगी, आपकी जो फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है और वो आपका जो रॉड है वो इस ऐसे में है, तो सबसे ज्यादा जो फील्ड लाइन है तब जाके इस, अगर ये परपेंडिकुलर एकदम रखा हुआ है ना, तब जाके इससे गुजरेंगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आइए देखते हैं, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं ऐसा तो नहीं है। और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपको एंगल दे रखे हैं ना 30 डिग्री या 60 डिग्री, ये आपकी गलत हो जाएगी। जैसे आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो उसमें आपकी रॉड अगर ऐसे परपेंडिकुलर रखी हुई है तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से गुजर रही हैं। अगर इसको मैं ऐसे लेटा के रख देता हूं तब ये इसमें से सिर्फ एक या दो ही ज्यादा निकल पाएंगी, उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं निकल पाएंगी। परपेंडिकुलर है तो ज्यादा निकल पा रही है। तो ये था इसका टोटल कॉन्सेप्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग विच रूल? इनमें से कौन सा रूल है जिसको यूज करके हमारी एक स्ट्रेट वायर है, जैसे कि आपकी एक स्ट्रेट वायर है, इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है उसकी डायरेक्शन कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? उसके लिए आपका राइट हैंड थंब रूल था। क्या करते थे कि आपको जो थंब है ना, उसको हम करंट की डायरेक्शन रखते थे। जैसे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, सॉरी जो आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना, उस पर आपको रखना है थंब और अपनी फिंगर्स को कर्व करना है ऐसे डायरेक्शन में जिस तरफ वो मुड़ सकती हैं। अब ये इस तरफ को मुड़ रही है, यानी कि अगर ऐसे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है ना आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगी। तो कौन सा रूल हम यूज करते थे? राइट हैंड थंब रूल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक? इनमें से कौन सा एक कॉमन कॉज नहीं है इलेक्ट्रिक शॉक का? कॉन्टैक्ट विद बेयर वायर, ये तो हाँ एक इलेक्ट्रिक शॉक, बिल्कुल आप नंगे हाथ अगर आप किसी वायर को जिसपे कोई सेफ्टी वो नहीं है, डायरेक्ट आप वायर पकड़ोगे, कांटेक्ट में आएगा आपका हाथ, तो करंट लग सकता है। तो ये एक कॉज है, हमसे पूछा है नॉट अ कॉमन कॉज, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। वेट हैंड ऑन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, जो आपके जैसे फ्रिज हो गया या फिर ऐसी कोई अप्लायंसेज हो गई जो करंट मार सकती है, उस पर आप गीला हाथ रखो तो वो भी करंट मारेगा। वर्किंग विद लो वोल्टेज बैटरी, लो वोल्टेज कम पोटेंशियल वाली बैटरी के साथ काम करोगे तब क्या वो शॉक मार सकती है? नहीं, क्योंकि उसकी वोल्टेज कम है तो शॉक कैसे लगेगा? तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन डी भी, डैमेज इंसुलेशन ऑफ कोर्ड्स, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट अकर्स व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स कम इन कॉन्टैक्ट? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जब आ जाते हैं ना, कि आपकी जैसे ये लाइव वायर है, ये आपकी न्यूट्रल वायर है, अगर ये आगे जाके किसी वजह से ऐसे कांटेक्ट में आ जाते हैं ना, इस कांटेक्ट की वजह से पहले क्या हो रहा था कि सिंपली ऐसे जाके किसी अप्लायंसेस में जुड़ रहे थे, फिर न्यूट्रल वायर उसको लेके आके सर्किट में कनेक्ट कर दे रहा था, तो इस वजह से ऐसे ये काम हो पा रहा था। पर वहीं इसकी जगह अगर उससे पहले अप्लायंसेस यहाँ पे इस तक पहुंचने से पहले डायरेक्ट करंट ऐसे डायरेक्शन में आया और यहाँ से कॉन्टेक्ट होने की वजह से डायरेक्ट यहाँ चला गया, तो रेजिस्टेंस हो गया बहुत ज्यादा कम। अप्लायंसेस था तो वो रेजिस्टेंस की वजह से उसको रोक रहा था, तो करंट हो जा रहा था कम। अब रेजिस्टेंस हो गया बहुत ज्यादा कम, तो डायरेक्ट ऐसे आया बोर्ड से होकर और वापस अंदर चल गया, जिस वजह से आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अर्थ फॉल्ट गलत हो जाएगा, ओवरलोड आपका गलत हो जाएगा, ओपन सर्किट आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका सी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज डबल्ड, व्हाट हैपेंड टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द वायर? जैसे कि आपका एक स्ट्रेट वायर है, ये आपका कोई वायर है जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और अगर यहां से हमसे क्या बोला है कि इसकी जो करंट की स्ट्रेंथ है, इनिशियली जैसे आई थी, करंट पहले आई था, इस पॉइंट पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बी है, ठीक है। अगर बी इसकी स्ट्रेंथ है, अगर मैं आई की जगह कर दूं 2i, ये आपका इनिशियली केस है, ये आपका फाइनल केस है। थोड़ी देर बाद जब आपने 2i का करंट इसमें भेजा ना, 2i एम्पियर का करंट जब इसमें से गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में क्या बदलाव आएगा? तो ये चीज हमने अपने लेक्चर में पढ़ी थी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके करंट के। तो अगर आपका करंट की वैल्यू डबल हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना, वो भी हो जाएगी डबल। तो आपका ऑप्शन देखते हैं कहां पे है, इट इज डबल्ड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लेकर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आइए देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। अब आप इसको गलत नहीं कर, अगर यहाँ पे इतनी बात रहती ना कि साउथ पोल तक रह जाता, इतना होता, तब ये हो जाता गलत ऑप्शन। पर हमारा यही ऑप्शन आपका सही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हिसाब से, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट बोला है। ये आपके जैसे मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट के अगर आप बाहर बाहर का एरिया देखो, मैग्नेट के अंदर तो आप देख सकते नहीं हो, तो बाहर बाहर के एरिया में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिखेगी, नॉर्थ पोल से निकलते हुए साउथ पोल पे एंटर करते हुए दिखेगी। तो हमको ऑप्शन में इसलिए पहले बोल देता कि आउटसाइड द मैग्नेट, तो यार आपका ऑप्शन हमसे पूछे ना इनकरेक्ट, इनकरेक्ट होना चाहिए, तो करेक्ट हो जाएगी, इसलिए ये आंसर नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये भी आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है। हमसे पूछा इनकरेक्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी एक सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ऑप्शन डी है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म ओपन लूप्स। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ओपन लूप्स बनाती नहीं, वो एक क्लोज लूप्स बनाती है। हमको दिखता है कि वो ओपन है, कि यहाँ से निकल रही है, यहाँ से एंटर कर जा रही है, पर एक्चुअली तो वो कंटिन्यूस लूप्स होती है ना, क्लोज लूप्स होती है। तो ऑप्शन सही आपका डी हो जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट है, एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A solenoid is a device that produces a strong magnetic field when current flows through it. The strength of the magnetic field inside a solenoid depends on, जो सोलिनॉइड होता है, सोलिनॉइड कैसा एक स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल पाथ होता है जिसका थोड़ा सा, जिसके अंदर से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरती है। जब उस सोलिनॉइड से आप करंट पास कराते हो, तो उसके अंदर क्या क्या चीज आपकी डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। रेडियस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड पे, मटेरियल ऑफ द वायर, नहीं ये तीनों आपके हो जाएंगे गलत। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट, यानी कि आप जितने करंट उससे पास करा रहे हो, जितनी ज्यादा आप वैल्यू उस करंट की उस सोलिनॉइड में से, उस वायर में से, उस पर डिपेंड करेगा। और आपका एक यूनिट लेंथ के अंदर कितने ज्यादा वो टर्न्स ले रहा है ना, जैसे हमने कॉइल वाला पढ़ा था, जब हमने लेक्चर पढ़ा था तो हमने कॉइल के बारे में पढ़ा था कि कॉइल की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, मैग्नेटिक फील्ड की, वो किस पे डिपेंड करती है, कितने ज्यादा टर्न्स होंगे उस पर डिपेंड करती है। तो वही सेम चीज आपके सोलिनॉइड के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not a common cause of electric fault? इसमें से कौन सा आपका एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट का कॉमन कॉज नहीं है, आइए देखते हैं। ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट, ओवरलोड होने से तो आपका इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है। हमसे पूछे नॉट अ कॉमन कॉज, ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आते हैं, पूरे ध्यान के साथ पढ़ना है कि कौन सा नहीं एक कॉमन कॉज इलेक्ट्रिक फॉल्ट का। ओवरलोडिंग की वजह से होता है, जी हाँ होता है इलेक्ट्रिक फॉल्ट। डैमेज ऑफ इंसुलेशन ऑफ वायर, जो आपके वायर के ऊपर रबड़ चढ़ी होती है ना, उस रबड़ के ऊपर हट जाने से तो आपका जो वायर है वो ओपन में आ जाता है, तो इजीली आपका हाथ कांटेक्ट में आ सकता है उससे, तो जिस वजह से वहां पे भी आपके इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो सकते हैं। प्रॉपर ग्राउंडिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉपर ग्राउंडिंग करते हैं ना, आपके प्रॉपर ग्राउंडिंग होने की वजह से, यानी कि जो आपका अर्थ वायर होता है, आपके जो सर्किट होता है ना, उसमें अर्थ वायर जो लगा होता है वो डायरेक्ट आपके अर्थ से कनेक्टेड होता है, ताकि कोई लीकेज हो करंट की, या ऐसा लगता है कि फॉल्ट हो सकता है, तो तुरंत ही वो लीक्ड करंट को आपके अर्थ के सरफेस में भेज देगा, अर्थिंग कर देगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन अर्थ वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी हमने पढ़ा कि क्या काम होता है, कि अर्थ वायर जो क्या करती है कि लीक्ड करंट को अर्थिंग दे देती है, अर्थ में पहुंचा देती है, जिसकी वजह से आपको शॉक से बचा लेती है। टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ करंट, गलत हो जाएगा। टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ फॉर करंट इन केस ऑफ फॉल्ट, कभी भी फॉल्ट होता है तो उसके लिए एक अलग पाथ दे देती है ताकि आपको कोई शॉक ना लगे। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। What unit is used to measure electric current? इलेक्ट्रिक करंट हमने अभी पढ़ा था ना, जब हमने टेस्ला जी के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट आपकी होती है एम्पेयर। तो एम्पेयर, एंड्री मैरी एम्पेयर जी की फोटो यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हो। इन्होंने जब खोज करी थी, एम्पेयर इनके नाम पे रखा गया, इनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब साइंटिस्ट कोई खोज करते हैं ना, तो उनके रिस्पेक्ट में ही हम उस वैल्यू की जिसकी इन्होंने खोज करी, उसकी एसआई यूनिट जो देते हैं वो इनके नाम से ही दे देते हैं। तो आइए आपके ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। व्हाट डज एन आरसीडी, आरसीडी क्या, रेजिडुअल करंट डिवाइस, प्राइमरी प्रोटेक्ट अगेंस्ट, जैसे आपका एक फ्यूज होता है ना, फ्यूज तो आप जानते होंगे, ऐसे आपका आरसीडी लगा होता है। मेन इनका काम क्या होता है कि कभी लीकेज हो जाए, या ऐसा होता है कि ओवरलोडिंग होने वाली है, ओवरलोड हो रहा है, अचानक से एक झटके से बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, तो इन सब चीजों से आपको घर में जो अप्लायंसेस है वो खराब हो सकते हैं। क्या पता आप किसी अप्लायंसेस के कांटेक्ट में हो तो आपको शॉक लग सकता है। उन सब चीजों से बचाने के लिए, जैसे आरसीडी को लगता है ना कि अब यहाँ से जरा सा भी कुछ एक्स्ट्रा करंट आ रहा है, ओवरलोड हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो तुरंत ही पावर कट कर देता है, वो फ्लो रोक देता है।
तो आइए ऑप्शन देखते हैं कि आरसीटी का काम क्या होता है, किस चीज से बचाता है। तो वो हमको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। शॉर्ट सर्किट तो वो होने ही नहीं देगा ना, शॉर्ट सर्किट तो बाद की बात है, जब ओवरलोड हो जाएगा तो ओवरलोड करंट शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है जैसे उसको लगता है। तो वो हमको बचाता है किस चीज से, वो हमको बचाता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से। ये हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सर्किट ब्रेकर मेन फंक्शन इज टू, क्या कहते हैं, जो आपका एक सर्किट ब्रेकर होता है ना, जैसे आपका फ्यूज होता है, फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज के अंदर एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर लगा होता है जो मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है जैसे ही ज्यादा ही ओवरलोड होता है तो वायर हीट करता है, जिस वजह से वो ब्रेक हो जाता है। तो आपके सारे अप्लायंसेस का में जो करंट जाने वाला था ना ओवरलोड होने के बाद, तो वो फ्लो रुक जाता है, तो वो सारे बच जाते हैं अप्लायंसेस खराब होने से। तो सर्किट ब्रेकर का मेन काम क्या होता है, स्टोर इलेक्ट, यहाँ पे जो आपका सर्किट ब्रेकर है या किस चीज की बात कर रहा है, आपके फ्यूज की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर करना काम नहीं होता। कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर्स, ये भी गलत हो जाएगा। ऑटोमेटिकली इंटरप्ट करंट फ्लोइंग ड्यूरिंग एन ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है ना, तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है, फ्यूज के अंदर जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है और कनेक्शन ब्रेक कर देता है सर्किट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the direction of magnetic field produced by a current flowing through a straight long wire? एक straight long wire, इसके लिए अभी हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल होता है कि एक स्ट्रेट वायर है, अगर इस डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में अगर इसका करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल किससे अप्लाई करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस डायरेक्शन में तो आपने ऐसे कर्व करा तो इस एंगल से आप देखोगे तो आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस डायरेक्शन में मैं ऐसे करके अगर दिखाऊं तो यहां से आपको दिखेगा ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके डायरेक्शन बताते हैं एक स्ट्रेट वायर में जब आपका करंट फ्लो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलोंग द वायर होता है मैग्नेटिक फील्ड, नहीं गलत हो जाएगा ये। परपेंडिकुलर टू द वायर, ये भी गलत हो जाएगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर, ये आपका सही हो जाएगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी कि जिसका सेंटर सेम हो, अगर मानिए ये आपका सेंटर है वायर का, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका कोई वायर है, आप इस पॉइंट से देख रहे हैं, ये सेंटर वाला पॉइंट दिख रहा है, तब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे बनेंगी, कुछ इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। और जो वायर के पास वाला एरिया होता है ना, वहां पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी करीब करीब होती हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है ना, जो इसकी स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो वायर के पास ज्यादा होती है और दूर जाते जाते इनकी जो फील्ड लाइंस की गैप है ना वो बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे और दूर जाएगा तो गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है एक वायर में। तो कंसेंट्रिक सर्कल होती है अराउंड अ वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is true regarding a magnetic field produced by a current carrying wire? एक करंट कैरिंग वायर के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द वायर, गलत हो जाएगा, क्यों, कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है ना, अभी हमने पढ़ा लास्ट क्वेश्चन में। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, जैसे आपके अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना कि जैसे आप वायर से दूर जाने लगते, जैसे आपका वायर है, इस वायर के पॉइंट में इसके करीब के जो एरिया होते हैं ना, यहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पास पास होते हैं और दूर जाते जाते दूर हो जाते हैं, क्यों, इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है। तो वही चीज अगर यहाँ पे देखें हम, क्या लिखे, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज विद डिस्टेंस ऑफ वायर, जैसे कि ये पॉइंट था, इतने एरिया में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पर ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है जैसे आप दूर जाओगे तो इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा कि एक वायर में जब आपका करंट फ्लो कर रहा है ना, तो उससे आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल को इस्तेमाल करके। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था आपका कि द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर अराउंड द एंड ऑफ अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, नहीं, जो आपका एक वायर होता है ना उसके चारों तरफ जो पास का एरिया है ना, अगर मैं इतनी डिस्टेंस पे देख रहा हूँ, कुछ 10 सेंटीमीटर के अगर मैं डिस्टेंस पे देखूं, तो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे इस साइड हो, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपकी जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम ही रहेगी। तो ये ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ यू नोटिस अ बर्निंग स्मेल कमिंग फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, व्हाट शुड यू बी योर इमीडिएट एक्शन। आपने देखा कि आपका कोई, मान लीजिए कोई सर्किट है घर में, सर्किट से शॉर्ट सर्किट हुआ है वहां पे, और आपको स्मेल आ रही है कुछ जलने की, कोई वायर जल रहा है या आपको लग रहा है कि वहां आग पकड़ चुकी है, तो आपका इमीडिएट एक्शन क्या होगा, वेट टू सी इफ इट स्टॉप, अपने आप वेट करोगे देखने का, नहीं आप क्यों, कहीं आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लगने जा रही है, तो आप देखोगे वेट करके, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका।
pour वाटर ऑन इट, क्या आप उस पर पानी डाल दोगे? बहुत ही मतलब गलत चीज हो जाएगी अगर आप वहां पानी डाल दोगे, शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आपको शॉक लग सकता है। तो ये स्टेप भी आपका एकदम गलत हो सकता है। अनप्लग द अप्लायंस और स्विच ऑफ द पावर सप्लाई, ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि आपका जो मेन सप्लाई है ना, माने आपके किसी बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप फ्यूज को हटा दो, जिस वजह से आपकी जो करंट का फ्लो है वो रुक जाए घर में, तो वो बोर्ड से जो आग लगने वाली है वो बच सकती है। तो ये एक करेक्ट स्टेप हो जाएगा। ट्राई टू फाइंड एंड फिक्स द प्रॉब्लम योरसेल्फ, क्या आप खुद से करने लगोगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। खुद से नहीं करना चाहिए सारी चीजें। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which protective device use a small wire that melts and break the circuit when an overcurrent occurs? जैसे ज्यादा करंट होता है, ओवरलोड होने लगता है, ज्यादा करंट आ जाता है, तो कौन सा डिवाइस क्या करता है जो मेल्ट कर देता है? ये किसका काम होता है? ये होता है फ्यूज का काम। तो करेक्ट आपका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्यूज। फ्यूज क्या करता है कि फ्यूज के अंदर जो आपका लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर ऐसे लग रहा है ना, ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर है और ये आपके अप्लायंसेस कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये हो जाता है मेल्ट। मेल्ट कब होगा? जैसे इस पे थोड़ा ओवरलोड लगेगा, जरा सा ये हीट होने लगेगा, हीट होते ही ये हो जाएगा ब्रेक। ब्रेक होते ही, जैसे यहां से ये ब्रेक हुआ तो यहां से मेन इसका जो कनेक्शन है वो टूट गया। कनेक्शन टूटने की वजह से करंट का फ्लो रुक गया। करंट का फ्लो रुक गया तो अप्लायंसेस में करंट पहुंचने से बच गया, वरना आपके अप्लायंसेस खराब हो सकते थे, क्या पता आपको शॉक लग सकता था। तो ये हेल्प करता है ऐसे फ्यूज। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने एकदम अच्छे से समझा। एक एक क्वेश्चन को एकदम बाल की खाल नोच दी आज हमने मजे से क्वेश्चन करते हुए। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह रहा हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, अभी जाके आप जाओ। एनसीईआरटी से रिलेटेड या कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन रह रहा हो, जो जरूरी नहीं कि हमने जो कराया उसमें डाउट हो, आपको अपनी तरफ से भी कोई डाउट हो ना, तो कमेंट सेक्शन में अभी जाके उसका क्वेश्चन पूछो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।